व्यापार एक पक्षीय मुस्कुराहट का उद्यम है। एक पक्षी का अर्थ क्या है? मतलब सिर्फ दुकानदार को मुस्कुराना है, अच्छा, ग्राहक नहीं मुस्कुराता। तो गोल्ड बाजार में मेरा नाम भाग्यों का प्यारा जेवर रखा गया। मैंने 30 साल तक हलवाई का धंधा किया। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि खोआ नकली होता है, खोआ असली होता है। फिर नकली की बात कहाँ आ जाती बस है? यही रसमलाई जैसी चर्चा है। मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था 1960 में, तो उस समय फिल्म आई थी जंगली। तो उस जंगली फिल्म में मैंने जब सारा वालों को देखा तो मेरे दिल में बहुत खलबली मच गई। सबसे ज़्यादा पीड़ा बेटे के संन्यास के बाद हुई या कैंसर के उपचार के दौरान हुआ? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं भास्कर मिश्र। खास पेशकश साहित्यवाल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात साहित्य की हो तो यह बात अक्सर कर उठती है कि साहित्य है क्या। कई परिभाषा आप लोग पढ़ चुके होंगे और खुद गढ़ भी चुके होंगे। साहित्य तत्कालीन समाज का दर्पण होता है। तो सवाल यह भी उठता है कि फिर साहित्यकार क्या है? हलवाई है, कारीगर है, व्यवसायी है, नौकरी पेशा वाला है, आईजी है, आईएएस है या आईपीएस है? यह सवाल हमेशा अनुत्तरित रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे नगर के वरिष्ठ साहित्यकार द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी से। बताना चाहूँगा, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल ने सोशल मंच का अच्छा इस्तेमाल किया है। साहित्य के कई गतिविधियों में और तमाम कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर शिरकत किया है। बहुत बड़े मोटिवेशनल टीचर भी हैं। इन्होंने एक पीढ़ियाँ तैयार की है। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल से ही जानेंगे कि साहित्य है क्या। अग्रवाल जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। साहित्य है क्या? साहित्य लेखन का मिला जुला स्वरूप है। जो कुछ लिखा जाता है गद्य में, पद्य में, उसका जो समग्र रूप होता है उसको साहित्य कहते हैं। सवाल यह भी है, फिर साहित्यकार क्या है? कौन है साहित्यकार? कुछ विशेष होता है क्या? जो रचयिता होता है वो साहित्यकार होता है। बहुत ही आप अपने स्वभाव के अनुकूल ही सहज ही बता दिए। हमको स्कूलों में पढ़ाया जाता है तत्कालीन समाज का दर्पण होता है साहित्य, लेकिन साहित्यकार के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जा सकता। न पढ़ाते हैं, एक जन्म दे देते हैं, परिचय दे देते हैं, कृतियाँ दे देते हैं। इससे अलग हटकर भी कुछ साहित्यकार होता है क्या? नहीं, साहित्यकार जो है कृतियों का जन्मदाता होता है, और कृति जो है वो उसके बुद्धि, उसकी भावनाओं का प्रकटन होती है। और जब वो समाज के हित में काम करता है तब वो साहित्य कहलाता है। साहित्य हित से जुड़ा हुआ है और अच्छे हित से, सहित से। तो जब समाज के हित की बात होती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, तब वो साहित्य होता है। आप साहित्यकार भी हैं। सवाल ये है कि आप मोटिवेशनल गुरु भी हैं। ये मोटिवेशनल गुरु की तरफ जाने की आपकी प्रेरणा कैसे मिल गई? फिर बाद में साहित्य की चर्चा कर लेंगे। 55 साल पहले मैं लेखन के क्षेत्र में आया 1968 में, जब हिंदुस्तान की जानी मानी पत्रिका दिनमान और धर्मयुग में मेरे आर्टिकल छपे। उस समय उन पत्रिकाओं में लेख छपना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उसके बाद मैं व्यवसाय में फंस गया और मेरा वो काम रह गया। रिसर्च कर रहा था, वो भी रह गई हिंदी साहित्य में। तो फिर एक पीड़ा थी मन में कि मैं सिर्फ व्यापारी कहकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता था। मैं व्यापार के अलावा कुछ करना चाहता था। व्यापार भी हालांकि मुझे पसंद था, मैंने दिल से किया, जिस काम को किया बहुत अच्छे से किया, सफलतापूर्वक किया। व्यापार में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, और दूसरी बात, व्यापार एक पक्षीय मुस्कुराहट का उद्यम है। एक पक्षी का अर्थ क्या है? मतलब सिर्फ दुकानदार को मुस्कुराना है। अच्छा, ग्राहक नहीं मुस्कुराता। तो दुकानदार को मुस्कुराने का अभ्यास जो मेरा हुआ दुकानदारी में, उसने मुझे अपने ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया।
और धीरे धीरे ऐसा भी समय आया कि पेंड्रा वाला जहाँ मैं गोल बाजार में मिठाई की दुकान जहाँ मैं बैठता था वो मीटिंग प्लेस के रूप में कन्वर्ट हो गया, और शाम को ढेर सारे जोड़े कॉलेज के प्रोफेसरों के और विभिन्न नौकरियों के आने लग गए, और वहाँ एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, और मैं उनकी पत्नियों को भाभी बोला करता था। अच्छा। तो गोल बाजार में मेरा नाम भाभियों का प्यारा देवर रखा गया। क्या क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो आगे वो भाभियों का प्यारा देवर सिर्फ मुस्कुराकर अच्छे से बातचीत करने का लहजा था। एक भाभी जी मेरे यहाँ, मेरी दुकान में रसमलाई बहुत अच्छी बनती थी, समोसे बहुत अच्छे बनते थे, आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती थी। तो रसमलाई को लेकर एक किंवदंती हुई कि पेंड्रा वाले की रसमलाई खाने से लड़का होता है। गर्भवती स्त्री यदि रसमलाई खाती पेंड्रा वाले की तो लड़का होता है। तो एक भाभी जी मेरे पास आई अकेले और मुझसे धीरे से पूछी, भाई साहब जो हमने सुना है वो सही है क्या? क्या सुना है आपने? बोले हमने सुना है आपके यहाँ की रसमलाई खाने से लड़का होता है। अच्छा। मैंने कहा हमने तो कोई ऐसी दवा डाली नहीं है, पर होता है तो अच्छी बात है, क्या नुकसान है? तो उन्होंने कहा फिर मेरे को भी दे दो, मैं भी खाई लेती हूँ। तो रिजल्ट कैसा आ रहा उनका? पूछा नहीं। हिम्मत नहीं पड़ी रिजल्ट के लिए? रिजल्ट के लिए हिम्मत नहीं पड़ी, या फिर मुलाकात नहीं हुई, और चूँकि हम कोई प्रयोग ऐसा कर नहीं रहे थे, इस कारण पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। यानी ये जो शिकूफाएँ होते हैं, जो रूमर छूटते हैं, वो बड़ा दुकान का बड़ा फायदेमंद हुआ और आपके जीवन के लिए फायदेमंद हुआ? फायदेमंद भी और नुकसानप्रद भी। नुकसान क्या हो गया? नुकसान कई बार होता है कि आपकी दुकान में किसी प्रोडक्ट को लेकर अगर बदनामी हो जाए तो आपकी दुकानदारी बैठ जाती है। तमाम जांच पड़ताल शुरू हो जाता है, कुछ मिलाए हैं कि नहीं। बात हम फिर वहाँ जैसे कि मैंने 30 साल तक हलवाई का धंधा किया। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि खोआ नकली होता है, खोआ असली होता है। फिर नकली की बात कहाँ आ जाती है? बस यही रसमलाई जैसी चर्चा है, वो रसमलाई जैसी चर्चा है कि खोआ नकली होता है, दूध नकली होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, मिलावट होता है। कुछ नहीं, मिलावट सब चीज़ में है, लेकिन नकली कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो ये अफवाहें जो हैं, हाँ। ये पता नहीं किस उद्देश्य से फैलाई जाती हैं, क्या उसका उद्देश्य है, क्यों ऐसा होता है, भगवान जाने। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, ये तमाम इवेंट्स क्या ये मोटिवेशनल गुरु बनने की तरफ ले गए आपको? नहीं, मोटिवेशनल गुरु बनने वाला चक्कर दूसरा था। मैं जब 10th 11th में पढ़ता था तब स्वेट मार्टिन और डेल कार्नेगी की किताबें पढ़ता था, तो मैं देखता था कि वो लोग नई पीढ़ी को कितना ज़्यादा उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनकी उन्नति की चिंता करते हैं, उनको सकारात्मक संदेश देते हैं। और हमारे घर में तो दादाजी थे जो हमें रिक्शा वाला बनाने पे उतारू थे। तुम कुछ नहीं कर सकते, रिक्शा चलाओगे और कुछ नहीं कर सकते। ये परिवार के नियंत्रण का एक बुजुर्गों का तरीका था, इसको आप शिकायत के अंदाज में कैसे ले सकते हैं? अब उनके ज़माने में वैसा था, हमारे ज़माने में तो हमने अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया। ये उनका तरीका था कि नीचा करो तो ऊंचे होंगे, हमारा तरीका ये है कि ऊंचे हैं तो ऊंचे होंगे। हाँ, थोड़ा सा इस पर अग्रवाल जी प्रकाश डालेंगे। मोटिवेशनल गुरु, आप बड़े नामचीन हैं देश के मोटिवेशनल गुरु में, फिर ये बात कहाँ तक गई? ये बात फिर 1982 में मैंने ट्रेनिंग के ट्रेनर के रूप में मैं जगा और मैंने बोलना सीखा, और उसके बाद मैं व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम की क्लासेस लेने लग गया जेसीज में। और उसके बाद फिर धीरे से 1992-93 में जब मैं इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनर बना, तब कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरे निमंत्रण शुरू हुए। सबसे पहले स्टेट बैंक ने मुझे बुलाया, फिर ग्रामीण बैंक ने बुलाया, और इस प्रकार फिर बहुत लंबा सिलसिला चला। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, एनटीपीसी में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, एल&टी सीमेंट में, रेमंड सीमेंट में, रेलवेज़ में, LIC में, और बहुत कार्यक्रम के 30 साल। क्या उस जॉब से आप संतुष्ट थे? मुझे बहुत संतुष्टि मिलती आज भी है चालू? आज अभी चालू, पर अब मैंने कम कर दिया क्योंकि मेरे को बोलने में अब तकलीफ़ होने लग गई।
कैंसर की 3 सर्जरी हुई मेरे मुंह की। उसके बाद मेरा मुंह सूखने लगता है बोलने में, इस कारण मैंने अब उस काम को कम कर दिया। अब मैं लेखन के क्षेत्र में घुस गया। अच्छा किए कि मुझे थोड़ा लेखन की तरफ ला दिए। और अक्सर कर आपके लेखन में बड़ी कटुता है, कड़वाहट है जीवन के प्रति लेकर। हाँ, ये अलग बात है कि आपने उसको श्रीलाल शुक्ल के अंदाज में लिखा है। ये कॉकटेल, ये मिलावट कैसे, कहाँ से सीखा आपने? हलवाई के ऊपर मिलावट का आरोप मत लगाइए। नहीं, तो ये मैं अभी स्पष्ट करना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में चर्चित हैं। और हमने अपने जीवन में हरवंश राय बच्चन जी का भी 4 खंडों में आत्मकथा पढ़ा है। यदि वो कहेंगे कि मुझे हरवंश राय बच्चन से तुलना मत करिए, हम तुलना कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन 3 पार्ट में द्वारिका प्रसाद अग्रवाल की जीवन गाथा है। अभी 4था पार्ट भी निकले तो निकले, तो 3 खंड में द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी ने अपना आत्मकथा लिखा है। तो पहली आत्मकथा लिखने का मन आपको कैसे हो गया? हाँ जी, अच्छा सवाल है। हरवंश राय बच्चन की जब आत्मकथा के खंड आए थे 1970-72 के आसपास की बात है, तब मैंने उसे सभी खंडों को पढ़ा था और पढ़ के हो गया, भूल गए। 2005 में मेरे हाथ में फिर ये किताब लगी, मैंने फिर नहीं खरीदा और फिर पढ़ा बच्चन जी की। तो बच्चन जी की किताबों को पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि जो ख्याति लब्ध साहित्यकार हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, इनकी तो आत्मकथा बनती है, पर एक साधारण व्यक्ति की भी आत्मकथा होती है, एक असफल व्यक्ति की भी आत्मकथा हो सकती है, तो क्यों ना लिखूं। और इस प्रकार मैंने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की। आत्मकथा में अक्सर कर अपने आप को बड़ा कमतर आँख के लिखते हैं, और लिखने वाला भी एक शानदार लिखता है साहित्यिक नज़र से। लिपियाँ अच्छी है, उसकी भाषा शैली परिमार्जित है। आपको क्या हीन भावना लगती है कि बार बार आप अपने को हलवाई कहते हैं? नहीं, हलवाई तो मेरा धंधा था और मैंने उस धंधे को बड़े इज्जत के साथ किया, और समाज में हलवाई की जो बदनामी थी उसको प्रसिद्धि में मैंने परिवर्तित किया। मुझे लोग हलवाई के रूप में नहीं जानते, मुझे हलवाई के रूप में लोग नहीं जानते, पर मैं अपने आप को हलवाई इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं अपने उस अतीत को नहीं भूलना चाहता जिस अतीत से के दौरान मैंने अपना आधा जीवन बिताया है। 10 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक मैंने हलवाई का धंधा किया और मुझे उस धंधे से प्यार है, तो मैं हलवाई के धंधे को निम्न कोटि का काम नहीं मानता। विषय तो बना दिया अपने आत्मकथा का। क्या मतलब? आपने अपनी आत्मकथा का विषय बना दिया है हलवाई को। मेरा एक मानना है, थोड़ा सा इसको धैर्य से सुनेंगे, मेरा एक मानना है कि एक साहित्यकार ने हलवाई का काम किया, इससे इत्तेफाक रखेंगे कि हलवाई साहित्यकार बन गया आप कहते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि एक साहित्यकार ने हलवाई का काम किया। ठीक वैसे ही जैसे मोटिवेशनल गुरु का काम किया, ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान में आप व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप सोशल एक्टिविटीज़ में रखे हैं। यदि हलवाई स्थायी भाव होता तो आप साहित्यकार नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि एक साहित्यकार ने हलवाई का काम किया। देखिए, प्रत्येक मनुष्य इस जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य लेकर चलता है। उसका उद्देश्य पैसे कमाना हो सकता है, उसका उद्देश्य खेल में नाम करना हो सकता है, उसका उद्देश्य राजनीति में आगे बढ़ना हो सकता है, उसका उद्देश्य लिखने में आगे बढ़ हो सकता है। इस प्रकार बहुत सारी सबके अपने अलग अलग मोटिव्स होते हैं। एक पहला अंक मैं थोड़ा उठाना चाहूँगा, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। ये शायद आपका पहली कृति है। जी जी। आत्मकथा का नाम कहाँ शुरू कहाँ खत्म, इसकी विषय वस्तु क्या है, कहाँ पर समेटे हैं आप उसको, कहाँ से शुरू किए? असल में 2 प्रकार की परिवार व्यवस्था
भारत में पाई जाती हैं। एक संयुक्त परिवार की व्यवस्था और एक एकल परिवार की व्यवस्था। दोनों व्यवस्थाओं के अपने गुण दोष हैं। मैं संयुक्त परिवार में पला बढ़ा तो उसके दोषों को मैंने नज़दीक से देखा और उन दोषों को देखकर मैंने उस पर कलम चलाई, अपने जीवन के अनुभव लिखे और उसका दस्तावेजीकरण किया मैंने कि कैसे कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, कौन कौन सी बातें आती हैं जो संयुक्त परिवार में टूटन पैदा करती हैं। संयुक्त परिवार की परिभाषा टूटन तो नहीं है। संयुक्त शब्द टूटन का विरोधी शब्द है। संयुक्त का मतलब मिलजुल कर रहना है, पर संयुक्त परिवार में जो टूटन आ रही है, लोग टूट रहे हैं, तो उसकी वजह कोई न कोई कारण है और वो कारण जो है संयुक्त परिवारों में होते हैं। संयुक्त परिवार में देखिए, जिसके पास इस तिजोरी की चाबी रहती है वो प्रमुख होता है। आपके हाथ में नहीं थी, इसीलिए बिखर गया परिवार? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे हाथ में भी थी, परंतु जो प्रमुख होता है उसकी दादागिरी चलती है। वो जो कहता है वो माना जाता है। और वो प्रमुख दो व्यक्ति हो सकते हैं, एक तो जिसका तिजोरी की चाबी हो, या दूसरा जो वाचाल हो, जो बोलने में तेज हो, जिसकी आवाज़ तेज हो, वो प्रमुख होता है। कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म में आपातकाल है क्या? आपातकाल है। आपातकाल को आपने बहुत अच्छा महिमा मंडित किया है। नहीं, मैंने उसके विरोध में लिखा है। नहीं, आपने बोला है ट्रेन राइट टाइम चलती थी, ऑफिस और कार्यालय हर कुछ उसके सकारात्मक बातें थी, लेकिन लोगों की बोलने की आज़ादी जिस ढंग से रोकी गई, मैं उसके खिलाफ था और मैंने उसके खिलाफ लिखा है। राही मासूम रजा का के उपन्यास नहीं, अच्छा। आरजू बी कटरा का मैंने उदाहरण दिया है। अच्छा। मैंने प्रसिद्ध पत्रकार प्रभात जोशी की बात लिखी है। मैंने बहुत खिलाफत में लिखा है। सवाल एक चीज़ और इसमें आती है, आपकी शादी इसी उपन्यास में हुई है? हाँ, इसके बाहर इसी उपन्यास में। बहुत चिंतित थे अपनी शादी को लेकर आप? असल में होता क्या था कि हमारे ज़माने में 20-21 साल में लड़कों की शादी हो जाया करती थी, 1970 के आसपास। और मेरी उम्र 20 हो गई, 21 हो गई, 22 हो गई, तो कोई शादी के प्रस्ताव आते ही नहीं थे। शादी के प्रस्ताव नहीं आने की दो वजह थी, एक तो मैं हलवाई का काम करता था और दूसरा मेरे पिताजी का जो कड़क स्वभाव है, डिक्टेटरशिप थी। हाँ, उनकी चर्चा सब दूर थी कि भाई वो बहुत कड़े स्वभाव के हैं, तो कोई अपनी लड़की को कैसे किस ढंग से हिम्मत करके दे, तो इस कारण नहीं आती थी। फिर मेरी शादी अंततः 28 साल की उम्र में हुई। नहीं, ज्योतिष पर भी आपने विश्वास किया है, तमाम हस्तरेखा दिखाते घूमते थे आप और तमाम चर्चा आपके मित्रों में थी कि मेरी शादी होगी भी कि नहीं, सबकी तो हो रही है। ये बात सच है क्या, इसमें उपन्यास में है? असल में क्या है कि बिलासपुर में एक बहुत महान व्यक्ति हुआ करते थे, मधु चिपड़े, जो हस्तरेखा देखते थे और उनको मैं मतलब गजब के मनोवैज्ञानिक हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। तो वो हमारे बड़े भैया के दोस्त थे। तो एक दिन वो दुकान में आए तो बड़े भैया ने कहा कि मधु भैया जरा इसका द्वारिका का हाथ देखो, इसकी शादी नहीं हो रही, 21 साल का हो गया है। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और बोला कि अरे इसकी तो शादी हो चुकी है, इसका तो एक बच्चा भी है। अब मेरे को काटो तो खून नहीं, यहाँ मैं कुंवारा रो रहा हूँ और ये बोल रहे हैं कि मेरी शादी हो गई, एक बच्चा भी है, बड़ा गड़बड़ हो गया है। तो बड़े भैया मेरी तरफ मुड़ के देखे, मैं उनकी तरफ देखा। फिर बड़े भैया बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो बोले फिर इसकी शादी अब 28 साल की उम्र में होगी। बोले 28 साल? बोले देख लेना 28 साल को होगी। तो 28 साल में उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई और 28 साल में शादी हुई। जीवन साथी का भी इसमें कहीं कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म में जीवन साथी का भी जिक्र है। अब अपने सास को बहुत प्यार करते थे और बड़ी अच्छे ढंग से लिपिबद्ध किया गया है इसमें, और पत्नी भी बहुत ही आपने पारिवारिक पाया है। आपके साहित्यिक योगदान में इस विद्योत्मा की भूमिका कितनी सकारात्मक रही?
बस उन्होंने ऐतराज़ नहीं किया, इतने ही सकारात्मक रहे। मेरे को कुछ भी लिखने से उन्होंने कभी नहीं टोका, कभी नहीं रोका। बस संयुक्त परिवार को तोड़ने का बीड़ा आपने ही उठाया है किताब के अनुसार, कि एक रात आते हैं और कहते हैं अब मुझे घर से निकलना है, पत्नी रोकती है। ये रोकना और बगावत होना, एक आज्ञाकारी लड़का जो अपने दादाजी के एटमॉस्फियर से निकल नहीं पा रहा था, इतनी ताकत कैसे आई आपको? असल में संयुक्त परिवार को तोड़ने की शुरुआत मेरे बड़े भाई साहब ने की, जो रायपुर गए अपने परिवार को लेकर। मैं दूसरा व्यक्ति था अपने पिता से विद्रोह करने वाला, और तीसरा व्यक्ति मेरा छोटा भाई था। हम तीनों ने विद्रोह किया और घर से अलग हुए। जहाँ तक संयुक्त परिवार के टूटने की बात है, संयुक्त परिवार से अलग होने की बात है, उन दिनों कुल मिलाकर परिवार में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी कि परिवार छोड़ देने में ही कल्याण था, इसलिए मैंने छोड़ा। दादाजी उसके एक कारण बन गए, एक कारण थे, बहुत सारे कारण थे परिवार छोड़ने। अब थोड़ी सी हम, चूँकि आपको समेटना बड़ा आधे घंटे या एक घंटे में मुश्किल है, आप अपने दूसरे आत्मकथा दूसरे खंड के थोड़ा जिक्र करेंगे, क्या है उसकी विषय वस्तु? वो दूसरा खंड पल पल ये पल के नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें मेरी शादी के बाद की कहानी है। तो शादी की बाद की कहानी में मेरा प्रशिक्षण कैसे शुरू हुआ और मैं घर से कैसे निकला, और अन्य छोटी छोटी बातें, कोई ख़ास बातें, पल पल ये पल। इस शहर में एक बहुत बड़े रसूखदार का बेटा दर दर भटका है, तो आपको पीड़ा नहीं हुई थी उस समय कि मैं इतने बड़े घर का लड़का हूँ और बड़े संभ्रांत परिवार से हूँ और दर दर मकान के लिए भटक रहा हूँ? दोस्ती यारी भी उस समय आपने बहुत देखा करीब से, और लोगों की बेईमानी को भी बहुत करीब से देखा। नहीं, मैं उसको अपनी आज़ादी का पर्व मानता हूँ, और मैंने परिवार से अलग होकर जो भी तकलीफ़ें सही, उससे मैं दुखी नहीं हुआ, उससे मैं खुश हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ है जो होनी चाहिए। आसपास चाहे जितने कष्ट हों, जितनी भी तकलीफ़ें हों, उसको सह कर भी आज़ादी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मध्यम की विषय वस्तु क्या है? मध्यम मेरे द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो मेरी ससुराल जबलपुर को मैंने समर्पित किया है। उसमें पूरी कहानी जबलपुर की है, और वो जबलपुर के प्रति मेरा धन्यवाद ज्ञापन है कि जबलपुर ने मुझे अपनी लड़की दी, पत्नी के रूप में, जो मेरे साथ है। और वो 28 साल में मिला है, तो इसलिए और विशेष आपका लगा होगा। 28 साल और 21 साल की बात नहीं है, जब से वो मेरे साथ है, 47-48 वर्ष हो गए। आपको आश्चर्य हो गए जानकर कि 48 वर्ष में आज तक हम पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, तो जब करवा चौथ में आप जिक्र किया है कहीं पर कि करवा चौथ में जब आप प्रणाम करेंगे, करवा चौथ मनाएंगे, तो कौन पत्नी नाराज होगी? इतनी अच्छी ट्यूनिंग कहाँ से लाए आप? वो ट्यूनिंग मेरी हलवाई के धंधे से बनी। फिर अच्छा, वो ट्यूनिंग मेरी हलवाई के धंधे से बनी। मैं सबसे मुस्कुरा के बात करता हूँ, आपसे भी मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, दर्शकों से भी मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ। ये मुस्कुराने की ट्रेनिंग मुझे हलवाई के धंधे से मिली, और मुस्कुराहट के बड़े फ़ायदे हैं। कभी किसी बात में असहमति हो जाती है जी, तो भी हम मुस्कुरा कर टाल देते हैं। मध्यम को थोड़ा सा बीच में रुकूंगा। आपका आत्मकथा का तीसरा खंड का विषय वस्तु क्या है? तीसरे खंड में मैंने, नाम भी बता दें। दुनिया रंग बिरंगी मेरा तीसरा खंड का नाम है। उसमें मैंने अपने बेटे के संन्यास का जिक्र किया है। पहले तो उसकी पढ़ाई का जिक्र हुआ कि कैसे वो इंजीनियरिंग पास किया, कितनी आर्थिक कष्टों से हमने उसको इंजीनियर बनाया। उसका जो सद्गुरु जग्गी वासुदेव के प्रभाव में आ गया, कैसे उसने संन्यास ले लिया। उसके बाद मेरी बड़ी बेटी का ब्याह हुआ, कैसे ब्याह हुआ उसका जिक्र है।
बहुत सारी घटनाएं हैं उसके ब्याह की। उसके बाद फिर मुझे कैंसर हुआ। कैंसर पहली बार जब इस गाल में हुआ तो उसका ज़िक्र है। उसके बाद फिर मेरी छोटी बेटी का ब्याह हुआ, उसका ज़िक्र है। उसके बाद फिर इस गाल में 2 गाल में कैंसर हुआ, उसका ज़िक्र है। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ज़िक्र है। और अंत में मैंने समअप किया है कम से कम 20-25 पेज तक कि मैंने ये आत्मकथा क्यों लिखी, क्या मुझे मिला लिखने से, क्या मैं बताना चाहता था। मैं थोड़ा सा इसका एक विषय वस्तु प्रश्न उठ गया है, निहायत पर्सनल हो सकता है, तो आप जवाब नहीं देंगे। सबसे ज़्यादा पीड़ा बेटे के संन्यास के बाद हुई या कैंसर के उपचार के दौरान हुआ? मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा हुई बच्चों को हॉस्टल में छोड़ कर आने में। मेरे तीनों बच्चे बाहर पढ़े। संगीता इंदौर में पढ़ी, इंदौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ी। संज्ञा को लेकर मैं दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा, इलाहाबाद में पढ़ने के लिए छोड़ा, और बेटे को त्रिची में, तिरुचिरापल्ली में पढ़ने के लिए छोड़ा। तो जब इनको मैं छोड़ के आता था तो मेरा दिल ऐसा दुखता था, ऐसा ख़राब लगता था कि मैं क्या बताऊं। तो सबसे बड़ा दुख तो बच्चों को छोड़ने का हुआ। दूसरा दुख मुझे इन 3 बच्चों के विदा करने का हुआ। मतलब संगीता की शादी हुई, जब मैंने विदा किया तो मेरे से दुख सहन नहीं हुआ। यद्यपि मैं रोया नहीं, क्योंकि पुरुषों को रोना शोभा नहीं देता, लेकिन मेरा दर्द मैं जानता हूँ। उसके बाद दूसरा दुख तब हुआ जब कुंतल ने कहा कि मुझे ये जीवन पसंद नहीं है, मैं अध्यात्म में जाना चाहता हूँ। तो जब मैं स्टेशन छोड़ने के लिए उसको गया तो मैं बहुत दुखी हुआ। और उसका तीसरा, जब मेरी छोटी बेटी संज्ञा का विवाह हुआ, उसकी जब विदा हुई और उसकी विदा के बाद उसको परिवार में जो कष्ट मिला, जो अपूर्व कष्ट उसको मिला, उससे मेरा दिल बहुत दुखा। शायद यही कारण है कि आत्मकथा लिखने के बाद आपके चेहरे की खुशी लौट आई है, सामान्य जीवन हो गया है, क्योंकि अपने सारे दुख दर्द को, सारे कष्ट को, सारे जीवन को आपने किताबों में उतार दिया है। उतारने का अंदाज श्रीलाल शुक्ल का है। श्रीलाल शुक्ल तो कम से कम व्यवस्था पर हंसते हैं, कटाक्ष किए हैं, लेकिन आपने तो अपने ऊपर ही जमकर कटाक्ष किया है। और कोई विषय वस्तु नहीं था क्या आपके पास? असल में क्या है कि आत्मकथा लिखते वक्त अमूमन लोग आत्म प्रचार करते हैं, मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैंने क्या हासिल किया, क्या में गुण है। मैं उससे बचा, बल्कि मैंने आत्मकथा को आत्मव्यथा के रूप में चित्रित किया। क्या बात है। जो मेरी तकलीफ थी उसको मैंने बताया। अब श्रीलाल शुक्ला बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनसे मैं अपनी बराबरी नहीं, तुलना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि श्रीलाल शुक्ला बहुत बड़े साहित्यकार हैं और द्वारिका प्रसाद अग्रवाल भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तुलना कभी नहीं हो सकती। लेकिन हम अक्सर का जब रामचरितमानस की बात करते हैं तो वाल्मीकि की रामायण की बात कर लेते हैं, तो उस बीच में अपने आप ये बातें आ जाती है। लेकिन आपकी विषय वस्तु जैसे आप हलवाई कहते हैं, तो जयशंकर प्रसाद तम्बाकू बेचने वाले थे, वो बहुत अच्छे लिखे। अब उनकी तुलना श्रीलाल शुक्ल से करना व्यर्थ है। तुलना नहीं है, बात विषय वस्तु की है कि आपने विषय वस्तु खुद को तलाशा है। क्या खुद के साथ अन्याय नहीं है? मैंने खुद के साथ न्याय किया है, बल्कि जिन लोगों का जिक्र मैंने किया है उनके साथ अन्याय हो सकता है कि मैंने किया हो, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपनी तकलीफ़ बता रहा हूँ, वो नहीं लिख रहे हैं, वो अपनी तकलीफ़ नहीं बता पा रहे हैं। वो भी लेखक होते और वो भी लिखते तो हिसाब बरोबर होता। जीवन के आपके बड़े रंग बिरंगे पहलू हैं। और एक दौर था कि लोग, आप खुद अपने कई जगह लिखे हैं कि क्लास बंक करके आप फिल्म जाना शुरू किए, और आज भी आपके लेखन में बहुत ही सुंदर अंदाज में देखने को मिलता है। इस सिनेमा का रोग कैसे लग गया? वो अनुशासित घर का व्यक्ति जो निकल न पाए, खुद को हलवाई माने, वो कैसे सिनेमा के रोग में फंस गया? सिनेमे क्या लिखे हैं आपने? सिनेमची। आप अच्छे फिल्मची मैं कहता हूँ, तो बहुत बड़े फिल्मची निकले। तो ये रोग कैसे लग गया आपको?
जिस ज़माने में हम लोग बड़े हो रहे थे, युवा हो रहे थे, किशोर थे, युवा हो रहे थे, उस ज़माने में सिनेमा का रोग सबको लगा था। इस रोग से कोई नहीं बचा था, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, हर व्यक्ति सिनेमा के रोग से ग्रस्त था। तो मैं भी सिनेमा के रोग से ग्रस्त था। जहाँ तक अनुशासित परिवार की बात है, दद्दा जी की जानकारी के बिना, दद्दा जी की कड़क आँखों के से बचकर हम लोग बहुत सारे काम करते थे। उसमें एक काम सिनेमा, भरपूर बदमाशी किए हैं आप। बदमाशी तो नहीं कह सकते, लेकिन चालाकी जरूर की। ये फिल्मची मैं कहूँगा, क्योंकि आपका शीर्षक बड़ा टफ लगता है, सिनेमची। ये फिल्मची का विषय वस्तु क्या है? क्या कोई विशेष हीरोइन या विशेष हीरो या विशेष कार्य के कारण आपको यह किताब लिखने को प्रेरित किया है? देखिए, मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था 1960 में, तो उस समय फिल्म आई थी जंगली। तो उस जंगली फिल्म में मैंने जब सारा बानो को देखा तो मेरे दिल में बहुत खलबली मच गई। उसकी खूबसूरत काया, उसकी आवाज़, शहद जैसी मीठी आवाज़ ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला। मेरा दिल हो रहा था, यानी क्रश हो गया। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सीट से उछल के पर्दे के अंदर घुस जाऊं और उसको पकड़ लूं। इतना एक्साइटमेंट था। और वो एक्साइटमेंट बस उसी फिल्म तक रहा। उसके बाद वो फिल्म मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, केवल जंगली। उसके बाद जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे महबूब पिक्चर आई। मेरे महबूब में साधना को देखकर मेरे को बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आई जैसे सारा बानो के लिए। तो पुरुषों का हृदय परिवर्तन होते रहता है। अच्छा, आपका भी हृदय तो मेरा हृदय परिवर्तित होके सारा बानो से शिफ्ट होकर साधना में चला गया। अच्छा। तो साधना और सारा बानो दो ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने अपने रूप से मुझे आकर्षित किया। लेकिन अभिनय से आकर्षित करने के मामले में मधुबाला, मीना कुमारी और नूतन, इन तीनों ने जो काम किया और जो अभिनय इन्होंने किया है, मैं यानी इतनी गहराई तक ले गए कि आप किताबों में लिखना शुरू कर दिया। सिनेमची में मुख्य रूप से मैंने अपने सिनेमा पर 3 आर्टिकल दिए हुए हैं। मतलब सिनेमा, हिंदुस्तान में जब से सिनेमा आया से लेकर 1980 तक की कहानी है। कैसे सिनेमा शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, किसने आगे बढ़ाया, कौन कौन लोग थे, और लोगों की रुचि के विषय में भी मैंने लिखा है। उसके बाद फिर मैंने एक खंड बनाया है क्लासिक फिल्मों का। तो क्लासिक फिल्में कौन कौन सी थी? तो मेरी नज़र में करीब 25 क्लासिक फिल्में थीं, जिनमें 10-11 क्लासिक फिल्मों के विषय में लिख पाया था। तो उनका जिक्र है, जैसे बैजू बावरा, मुग़ल आज़म, मदर इंडिया, साहिब बीबी गुलाम, गाइड, गंगा जमुना, इस प्रकार की फिल्मों का। आपका आकर्षण सिर्फ अभिनेत्रियों तक था कि अभिनेताओं के प्रति भी कुछ लगाव था आपका? अभिनेताओं में राज कपूर को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और मैंने राज कपूर जैसा होने की कोशिश भी की। अच्छा। राज कपूर अभिनेता के जैसे होने की कोशिश, राज कपूर होने की कोशिश नहीं की। राज कपूर का सहजता पर्दे में दिखती है, जैसा वो जिस देश में गंगा बहती में है, आवारा में है, श्री 420 में है, बरसात में है, और मेरे को बहुत प्रभावित किया उन्होंने। आप एक किताब और लिखे हैं, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम भर ले थोड़ा। क्या वो SD बर्मन से प्रभावित होकर लिखे हैं क्या? असल में मैंने अपनी सारी किताबों के नाम फिल्मी गानों पर रखे हैं। प्रभाव दिखता है। हाँ, सारे सभी। हाँ, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। और जब मैं ये किताब लिख रहा था तो ये यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत जब लिखने लगा तो मेरे दिमाग में आया कि क्या मैं नाम रखूं। तो मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भरी छैया पाए। इसमें मामला है कहाँ का यात्रा? इसमें बनारस की 2 यात्राएं हैं, नेपाल की यात्रा है, इजिप्ट की यात्रा है, श्रीलंका की यात्रा दूसरी किताब में। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे। इजिप्ट के ही यात्रा के बीच में आपके कुछ मैं कमेंट्स पढ़ा था, किसी ने आपको बहुत कंजूस कहा है।
आपके उत्तर बड़े तल्ख हैं। असल में मैं इतने आर्थिक कष्ट से भी गुजरा बीच में कि मेरी जेब में सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो पैसे की कमी का महत्व मुझे समझ में आया। पैसे का महत्व नहीं समझ में आया। पैसे का महत्व मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, क्योंकि पैसे का अगर मैं महत्व देता तो मैं अपनी मिठाई की दुकान में मैंने बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे जोड़ता और बहुत ऐश करता। महत्व जिंदगी का किस रूप में? ज़िंदगी का था, अपने परिवार के लिए किया जो किया। तो पैसे का महत्व नहीं था, लेकिन पैसे की कमी को मैंने महसूस किया और उस पैसे की कमी को महसूस करते करते उसकी कद्र करना मुझे आई। तो आज मेरे पास बहुत पैसा है, उसके बावजूद मैं खर्च नहीं कर पाता। क्या साफ गोई से बोल गए, पैसे की कमी नहीं, आज पैसा है और उसे मैं, क्या अंदाज है, क्या यही साहित्यकार है? सवाल शुरू में आ गए हैं हम लोग। क्या पता आप मुझे क्या मानते हैं। असल में मैं तो एक लेखक हूँ, सामान्य छोटा सा लेखक हूँ। इस 8-9 साल में 10-11 किताबें आ गई हैं और मैं बहुत अपना योगदान नहीं मानता। मैं सिर्फ लेखक के रूप में काम करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है लिखना, फेसबुक में लिखना। जितना मैंने इन किताबों में लिखा है उससे 2 गुना मैंने फेसबुक में लिखा। बात आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। लेखक और साहित्यकार में हमेशा मुझे आप इधर उधर कर रहे हैं। लेखक तो है, जो लिखेगा वही तो साहित्यकार होगा, कि साहित्यकार लेखक नहीं हो सकता? समझिए, बड़ा कंट्राडिक्ट है ये। लेखक ही साहित्यकार होता है। तो साहित्यकार है, इसको स्वीकार करिए। आप 11 पुस्तक निकाल चुके हैं। आप ही की एक जगह है कि कोई रात को 2 बजे फ़ोन करता है और बोलता है, वो अपनी कहानी समझता है, तो साहित्य उसकी कहानी बन गई। आपने लिखा, वो बनारस से या कहीं दिल्ली से फ़ोन आया 2 बजे रात की, उस घटना का भी जिक्र कर दीजिए एक बार आप। वो कौन सी उपन्यास, कौन सा प्रसंग है? उस कहाँ शुरू कहाँ खत्म जो पहला है उसको पढ़ के रात को 2-2:30 बजे उसने मुझे फ़ोन किया। मैं घबराया कि रात को 2-2:30 बजे कहाँ से फ़ोन आ गया। उठाया, बोले मैं फलाना दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैंने कहा कहीं आज आपको रात को कैसे आपने कष्ट किया? बोले मैं आपकी आत्मकथा पढ़ के रो रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अकेला क्यों रोऊँ, आपको बता दूँ। मैं माथा पीट लिया अपना। यार इस बात को तुम सुबह भी बता सकते थे। बोले सुबह बताता तो आपको समझ में नहीं आता। ये सवाल थोड़ा सा मैं सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाता हूँ। आपने कोरोना काल के दौरान आप ये पूरा लाज, जगदीश लाज से जुड़ा एक सवाल और भी है, शासन प्रशासन को दे दिया था। फिर बाद में सब कुछ जानते हुए बहुत प्रैक्टिकल हैं आप, फिर पीड़ा बहुत हुई। किस बात को लेकर पीड़ा थी वो? ये मैसेज भी जाए कि यदि किसी को संपत्ति दी जाती है तो लौटे कैसे? असल में जगदीश लाज को, शासन प्रशासन को कोरोना के समय देने की प्रेरणा मुझे होटल, बम्बई के होटल ताजमहल के मालिक रतन टाटा से मिली। रतन टाटा ने कोरोना के समय अपने होटल ताजमहल को कोरोना पीड़ितों के लिए दिया था, समर्पित किया था। तो मुझे समझ में आया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो उस समय कलेक्टर थे बिलासपुर के श्री संजय अलंग। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने कहा कि मैं अपनी होटल देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा खुशी की बात है। तो स्वास्थ्य विभाग को, नगर निगम को और पुलिस को उन्होंने सौंप दिया। तो इस 3 महीने में यहाँ रुकने वाले लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग ने और पुलिस ने लाज को बीमार कर दिया। लाज को इतना नुकसान पहुँचाया, इतना सामान चोरी हुआ, इतना सब कुछ हुआ। और लाज को हैंडओवर करने में उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। नगर निगम के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, उसको लेकर मुझे पीड़ा हुई कि अच्छा काम करने में, जैसे पुरानी कहावत है, होम करते हाथ जल जाए, वैसा कुछ हुआ। पर उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो सामान्य रूप से जो मुझे उस समय लोगों के लिए करना था, वो मैं रतन टाटा के लेवल पर कर पाया। नहीं तो आपने किया तो है बिलासपुर रतन टाटा लेवल का, वो तो बनता है उसका। मुझे याद है कि सबसे पहले, मैं दूसरा नहीं सुना हूँ, पहले
और वो अंतिम कि जगदीश लाल, क्योंकि एक रिपोर्टर होने के कारण मैंने इसको कवर किया था। अब थोड़ा सा विषय वस्तु से फिर हम आपको आपकी किताबों की तरफ ले चलते हैं। ये दुनिया रंग बिरंगी क्या है? प्रश्न कर चुका हूँ, इसका संदर्भ बता देंगे तो। इस किताब का नाम मैंने दुनिया रंग रंगीली रखा था। दुनिया रंग रंगीली, ये के.एल. सहगल का गाना है। परंतु मेरे एक मित्र ने कहा कि आपने इस किताब में जो घटनाएं दी हैं उसके हिसाब से दुनिया रंग रंगीली सही नहीं है, दुनिया रंग बिरंगी सही होगा। मतलब इसका रंग भी है और बिरंग भी है, धूप छाँव। धूप छाँव। तो इसका नाम फिर बदल के मैंने दुनिया रंग बिरंगी किया। आप थोड़ा सा बिलासपुर, अंत हमारी भी जो है रिपोर्टिंग की यात्रा अंत की तरफ है। हमें जानना चाहेंगे, जब आप यहाँ पैदा हुए बिलासपुर में, पेंड्रा से बिलासपुर आना हुआ, बहुत ही अच्छा चित्रण किया है आपने कंपनी गार्डन से लेकर रेलवे स्टेशन का। थोड़ा सा एक ब्रीफ छोटी सी स्टोरी सुना दीजिए कि रेलवे, ये कंपनी गार्डन कैसे बना, रेलवे स्टेशन से वहाँ की बीच की दूरी क्या थी, कलेक्ट्रेट का कैसा रहा, कैसे इसके सामने आए ये सब चित्र। बहुत अच्छा वर्णन है आपकी किताब में। तो हम कंपनी गार्डन को लेकर, जहाँ से चंद कदम की दूरी पर आप स्थित है, उस समय बिलासपुर का स्वरूप कैसा था? अरपा तट के किनारे बसा है आपका घर। असल में मेरा जन्म बिलासपुर में हुआ, तो मेरा बचपन और मेरी किशोरावस्था और मेरी युवावस्था की जो यादें हैं वो बहुत प्रबल हैं दिमाग में। उस समय मैं सोचा करता था कि काश हमारे यहाँ बढ़िया ट्रैफिक हो, मुंबई जैसी कारों की लाइन हो। अब जब कारों की लाइन देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ कि हे भगवान, मैं क्या सोचा करता था, क्या हो गया। हो तो गया। तो उस ज़माने में रेलवे स्टेशन जो था वो बिलासपुर शहर था, और जो बिलासपुर शहर था वो बिलासपुर गांव था। मतलब यहाँ ग्रामीण संस्कृति थी जी। और रेलवे में रहने वाले जो 5 किलोमीटर के रेडियस में जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग थे, बिहार से आए थे, उड़ीसा से आए थे, आंध्र प्रदेश से आए थे, बंगाल से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, वे लोग शहरों के लोग थे। तो उनका रहन सहन, उनका जो तौर तरीका था बड़ा शहरी था। तो वो लोग अपनी खरीदी के लिए शहर बिलासपुर गांव में आया करते थे। तो उन्होंने बिलासपुर गांव को बिलासपुर शहर में परिवर्तित किया। क्या बात है। तो वो पूरा श्रेय जो है रेलवे के वर्कर्स को जाता है बिलासपुर गांव को बिलासपुर शहर में परिवर्तित करने का। अब बिलासपुर शहर स्टेशन से उस समय टांगा घोड़े को जो लगाते हैं वो एकमात्र साधन था। तो हम लोग चवन्नी देकर एक 4 आने स्टेशन जैसे ही यात्री उतरते थे, 4 आने शहर ले चलो, 4 आने ऐसा आवाज़ लगाते थे। जब यात्री भर जाते थे पूरे तो उसका 2 आने मतलब लटक के। हाँ तो लटक के 2 आने में इधर उधर लटक के, तो एक टांगे में 12, 14, 16 लोग लटके रहते थे, इधर उधर अपना चलते थे। तो वो करीब स्टेशन से शहर की दूरी करीब 5 किलोमीटर थी। तो 5 किलोमीटर तक लोग आते थे। ऊबड़ खाबड़ सड़कें थी, मतलब मुरुम की, और किसी प्रकार हिचकोले खाते लोग पहुँचते थे, उतरते थे। तो शहर में बहुत यानी क्रांतिकारी परिवर्तन बहुत क्रांति हमने देखा है। सड़कों में शाम के वक्त लैंप पोस्ट में रोशनी का दिया चलाई से रोशनी करते हुए हमने उस समय को देखा है। और अपनी दुकान में हमने देखा गैस बत्ती लगी हुई। हमने अपनी दुकान में अपनी आँख के सामने बिजली की फिटिंग देखी, पंखों का लगना देखा। रेडियो का उस समय जो आगमन हुआ वो गजब की क्रांति थी। रेडियो और सिनेमा, इन दोनों ने लोगों को ऐसा जकड़ा था कि आज टीवी और मोबाइल कुछ नहीं है उसके आगे। आपको ऐसा लगता होगा कि मोबाइल और टीवी का बहुत असर है। उस समय जो असर था रेडियो का और सिनेमा का, वो गजब का। सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपके
कितने किताबें प्रकाशित हुई हैं? 10 या 11? 10 की 11? 11। 12वां कहाँ पर है और विषय वस्तु और किताब क्या है? 12वीं किताब का नाम मैंने रखा है बातें हैं बातों का क्या। ये भी एक फिल्मी गाने हैं। हाँ। और वो उसमें मैंने फेसबुक में मैंने इन किताबों के अंशों के अलावा जो बातें कही हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया है। छोटी छोटी बातें, मध्यम बातें और लंबी लंबी बातें। तो जो 2-2.5 वाक्य के जो शब्द हैं उनको छोटी छोटी बातों में, जो 10-12 शब्दों के 10-12 लाइनों के जो हैं उनको मध्यम मध्यम बातों में, और जो लंबे लेख हैं उनको लंबी लंबी बातों में, इस प्रकार किया है। वो किताब अगले महीने जनवरी में आ जाएगी। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी की सारी किताबें फिल्म शीर्षक के इर्द गिर्द ही हैं। मैं भी ये जरूर कहूँगा कि उनके जीवन को मुझे आधे घंटे में ही नहीं बल्कि पूरे दिन में समेटना नामुमकिन है। हाँ, इतना कह सकता हूँ, उन्हीं के किताब के कुछ अंश शीर्षक में पढ़ूँगा। कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, द्वारिका अग्रवाल जी को मैं कहाँ तक ले जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया रंग बिरंगी है, वो खुद कहते हैं, और हर घटनाओं को, पल पल की गतिविधियों को अपने लेखन में बांधकर साहित्य अनुरागियों के पास भेजते हैं। बहुत विषय हैं, यदि आप उनको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो यह पत्रकार कह रहा है या जो ये एंकर कह रहा है वो अक्षरशः सत्य होगा कि कम समय में उन्हें बांध पाना मुश्किल है। अगले अंक में फिर कभी हम द्वारिका प्रसाद अग्रवाल के जीवन के संपूर्ण विषय पक्ष को लेकर बातचीत करेंगे। तब तक इंतजार करिए। भास्कर मिश्र, सी जीवाल, बिलासपुर।